हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अप्रोच टू द पेशेंट विद डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसी पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज है तो हम उसमें अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले ये याद रखिए कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज होया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में आपको कंप्लेन मिलेगा कफ और डिस्पनिया का। डिस्पनिया में क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। इसमें मेनली मेजर 3 कैटेगरी आपको पढ़ने को मिलेगा। या तो लंग में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर मतलब लंग के अंदर चला गया है हवा लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, या एबनॉर्मलिटीज इन वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर क्या है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है ना, हम एयर को लेते हैं लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो पूरी तरह सांस बाहर नहीं छोड़ पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एयर फ्लो में रिडक्शन होता है और इसी के कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, जिसे एग्जाम्पल है COPD, अस्थमा, ब्रोंकिटिस। ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, जो लंग टिश्यू है उसमें स्टिफनेस हार्ड हो जाने के कारण या चेस्ट वॉल कैविटी में स्टिफनेस हो जाने के कारण जो लंग का वॉल्यूम है उसमें रिडक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो हवा है वो लंग के अंदर जाने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसका एग्जांपल क्या है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, स्कोलियोसिस, न्यूरोमस्कुलर कॉज, मार्क ओबेसिटी। लेकिन अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन कैटेगरी कौन है, तो वो है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। चलिए तो इसके कैटेगरी को हम समझते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है ना, वो मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी डिसऑर्डर है एयरवेज का। किसका ये डिसऑर्डर है? याद रखिएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एयरवेज का डिसऑर्डर है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अस्थमा हो सकता है, COPD, ब्रोंकिएक्टासिस और ब्रोंकियोलाइटिस। इतने चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा, सबको एक्सप्लेन करेंगे एक एक। दूसरा जो है हमारा वो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है, डिसऑर्डर है। देखिए, डिसऑर्डर और डिजीज में क्या डिफरेंस है। डिजीज में क्या होता है ना, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है, लेकिन डिसऑर्डर में क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें। ठीक है। तो ये हाँ, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर। इसके मेनली 3 कारण होते हैं। या तो पेरेन्काइमल में टिश्यू हो गया है, या तो न्यूरोमस्कुलर में वीकनेस हो गया है, या चेस्ट वॉल में डिजीज हो गया है। ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। जो पेरेन्काइमल डिजीज हुआ है उसके कारण आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एस्बेस्टोसिस, डेस्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस, सार्कोइडोसिस, इतने आते हैं पेरेन्काइमल डिजीज के कारण। न्यूरोमस्कुलर वीकनेस के कारण कौन कौन सा हो जाएगा, अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, गुलेन-बेरी सिंड्रोम, मायस्थेनिया ग्रेविस। और चेस्ट वॉल में स्टिफनेस आ जाने के कारण क्या होगा, तकाइफोस्क्लेरोसिस, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्रोनिक प्लूरल डिफ्यूजन। ठीक है। अब देखते हैं पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज के कारण कौन कौन से डिजीज पढ़ने को हैं। इसमें मेनली जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी वेनो ऑक्लूसिव डिजीज और वेस्कुलाइटिस। मेलिग्नेंसी में कौन सा आ जाएगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इसमें नन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल लंग कैंसर पढ़ना है। मेटास्टैटिक डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज में कौन सा आ जाएगा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ट्रैकाइटिस। हम आगे जाके ये जितने भी डिजीज हैं सब के बारे में एक एक करके डील करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि गैस एक्सचेंज में एबनॉर्मलिटीज में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है और उसके कारण कौन कौन सा एबनॉर्मलिटीज होता है। तब सबसे पहले अगर प्रोसेस की बात करें तो 3 प्रोसेस होता है। एक तो वेंटिलेशन, कैसा हवा आ रहा है। दूसरा डिफ्यूजन, ये कैसे फैल रहा है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है। तीसरा परफ्यूजन, हमारा वेस्कुलर सिस्टम है इसका
कितना इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले वेंटिलेशन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, तो एल्वियोली, पैरेन्काइमा, एयरवेज, पंप्स जैसे कि न्यूरोमस्कुलर, प्लूरा और चेस्ट वॉल। डिफ्यूजन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, तो एल्वियोली, कैपिलरी मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियम। परफ्यूजन में हमारा वेस्कुलर सिस्टम। तो अगर वेंटिलेशन में हम एबनॉर्मलिटीज देखें तो वेंटिलेशन एबनॉर्मलिटीज कौन सा होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, जो क्यों होगा, हाइपो वेंटिलेशन के कारण होगा या संत के कारण होगा। संत कहने का क्या मतलब है कि कोई वेंटिलेशन नहीं हो रहा है लेकिन अभी परफ्यूजन है, ठीक है। डिफ्यूजन में हम डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज देखते हैं, परफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज देखते हैं, और एक होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। क्या, ये मोस्ट कॉमन होता है, कौन सा, वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन मिसमैच। ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन गैस एक्सचेंज एबनॉर्मलिटीज है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सा है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और गैस एक्सचेंज एबनॉर्मलिटीज में मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, ठीक है। अब अगर अप्रोच करना है तो हमें स्टेप वाइज अप्रोच करना पड़ेगा। तो सबसे पहला अप्रोच क्या है, थ्रो हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। थर्ड में हम क्या करेंगे, तो सब्सीक्वेंट लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक। इतना हम 3 स्टेप वाइज प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट को डिस्निया और कफ है कि नहीं, क्योंकि यही है जो हमारा कार्डिनल सिम्टम कहलाता है रेस्पिरेटरी डिजीज का। अगर कोई भी पूछे कार्डिनल सिम्टम क्या है रेस्पिरेटरी डिजीज का, तो डिस्निया और कफ। डिस्निया मेनली क्यों होता है, तो ये इसमें क्या होता है ना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, ये सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जो कभी कभी डिस्निया का इटियोलॉजी बन जाता है, कारण बन जाता है। डिस्निया ऐसे बहुत सारे काज से होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें लंग पैथोलॉजी देखने को मिले। लंग पैथोलॉजी मतलब लंग से रिलेटेड डिजीज मिले, इसका सिंपल मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जो सजेस्ट करता है डिस्निया। अब पेशेंट जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है वो कंप्लेन करेंगे चेस्ट टाइट हो जाने का, मतलब कि वो डीप ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इनएबिलिटी टू टेक ए डीप ब्रेथ। वहीं अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उनको क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि उनको बहुत हवा चाहिए, वो सेंस ऑफ सफोकेशन, ऐसे मुंह जल्दी जल्दी सांस लेंगे क्योंकि उनको ऐसे एयर हंगर होया हुआ रहता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होया हुआ है तो उसमें ज़्यादा एयर हंगर या सेंस ऑफ सफोकेशन लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब अगर हमें इटियोलॉजी डिटरमाइन करना है कि आखिर ये रेस्पिरेटरी डिजीज होता क्यों है, तो हमें क्या 2 चीज़ देखना होगा, एक तो ऑनसेट कब हुआ है और ड्यूरेशन कितने समय के लिए हुआ है। जैसे कि अगर एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, तो अगर एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है तो वो क्यों होगा, तो सडन फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होगा। एक एक्यूट मतलब समझ लीजिए क्या होता है, छोटे समय के लिए। तो सडन फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों होगा, जैसे कि लैरिंजियल में इदीमा हो जाना, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और न्यूमोथोरैक्स। जैसे कि एक थोरैक्स में हवा भर गया तो क्या हो जाएगा, एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो गया। तो इससे डिटरमाइन होता है एक्यूट में कौन कौन हो गया, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण हो गया। कुछ पेशेंट हैं जिनको सीओपीडी होया हुआ है या आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होया हुआ है, उनमें ग्रेजुअली प्रोग्रेशन देखा जाता है डिस्पनिया में। इसका क्या मतलब है कि जो डिस्पनिया है क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, घटने का नाम नहीं लेगा,
ठीक है। तो ये किस में देखा जाता है, तो COPD में और आइडियोपैथिक परमोलिव फाइब्रोसिस में, ठीक है। अब पेशेंट जो COPD और जिनको आइडियोपैथिक परमोलिव फाइब्रोसिस होया हुआ है, उनमें ग्रेजुअली प्रोग्रेशन दिखेगा डिस्पनिया का, मतलब कि धीरे धीरे ये बढ़ेगा। कब, तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे या कोई काम करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, ठीक है। 2 तरह का जान लिए। अब तीसरा क्या होता है, तो तीसरा को कहते हैं क्रोनिक, जो क्रोनिक बहुत दिन पे आता है, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में जैसे कि कुछ अस्थमेटिक पेशेंट जिनमें डेली सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनमें इंटरमिटेंट एपिसोड देखने को मिलेगा। इंटरमिटेंट मतलब इरेगुलर इंटरवल पे, आज है फिर कल नहीं है, परसों होगा फिर 5-6 दिन नहीं है फिर आएगा, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा, एक्यूट, प्रोग्रेसिव, और तीसरा कौन सा पढ़ा, इंटरमिटेंट, ठीक है। 3 तरह का पढ़ लिया। अब आते हैं, अब ये जो इंटरमिटेंट एपिसोड ऑफ डिस्पनिया, कफ और चेस्ट टाइटनेस देखा जाता है अस्थमेटिक पेशेंट में, वो कुछ पार्टिकुलर चीज़ से ट्रिगर होते हैं, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या कोई एलर्जी है जिसके एक्सपोजर में आ गए हों, तो इसके कारण उन्हें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग क्यों होता है, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, फोकस करेंगे वो फैक्टर जो डिस्निया को इनिशिएट करता है या ओसा फैक्टर जिसके कारण ये रिजॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि कोई कहेंगे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा डिस्निया बढ़ जाता है, लेकिन जब रेस्ट करते हैं तो ये रिजॉल्व हो जाता है। तो हम इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि अस्थमा अभी बताए कि वो जैसे कि एलर्जी है तो उसके एक्सपोजर में आते ही वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, एलर्जी से दूर होते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। कुछ पेशेंट जिनको लंग डिजीज है वो रिपोर्ट करते हैं क्या, तो ये एक्सरसाइज करने पे उन्हें डिस्निया है, तो ये भी मैंने अभी डील कर दिया था, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जैसे कि हमें डिटरमाइन करना है कि डिस्निया कितना सीवियर है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना डिग्री ऑफ एक्टिविटी हम करते हैं जिससे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। जैसे कि डिस्निया का है, अगर अभी कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज करना स्टार्ट किए और 10 मिनट के बाद डिस्निया स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसमें सीवियरिटी कम है। और अभी एक्सरसाइज करना चालू ही किया और डिस्निया स्टार्ट हो गया, तो उसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, और इसमें सीवियरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्या है, कफ को लेके चलते हैं। इसमें जो क्लिनिशियन है वो क्या इंक्वायरी करेंगे कि कितने ड्यूरेशन से है, ठीक है। इसमें स्पुतुम आता है कि नहीं आता है, मतलब कि ड्राई कफ है या वेट कफ है, ये किसी चीज़ से ट्रिगर होता है, जैसे कोई एलर्जी सब से ट्रिगर होता है। मान लीजिए कि अब किसी पेशेंट को एक्यूट कफ हुआ तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसको खखार आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या का सिम्टम है, ये सिम्टम हो जाता है इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें हमारा अपर एयरवेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इस जैसे कि एग्जांपल साइनोसाइटिस, ट्रैकियाइटिस। अगर लोअर एयरवेज इन्वॉल्व होगा तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोक्टेटिस। अगर लंग पेरेन्काइमा होगा तो निमोनिया होने का डर है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव फ्लेम किस में आएगा, यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्पुतुम के बारे में पता करेंगे। क्वालिटेटिव कहने का क्या मतलब है, जो आपका ये स्पुतुम है, मतलब जो खखार है वो किस कलर का है, क्वालिटी पूछ रहा है ना, किस कलर का है, क्या वो ब्लडी रेड है, क्या वो फ्रैंकली ब्लडी है, क्या वो येलो है, कैसा खखार है। क्वांटिटी कितना मात्रा में आता है, तो ये सब हम मेनली डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लडी रहेगा तो फिर हेमोप्टाइसिस भी हो सकता है, जिसका अर्जेंट इवैल्यूएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं क्रोनिक। जो क्रोनिक कफ होता है ना, वो ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से एसोसिएटेड होता है, जैसे कि अस्थमा, COPD, क्रोनिक ब्रोंकिएक्टासिस
ये सब क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है और ये मेनली क्रोनिक कफ में देखने को मिलता है। तो आपको अगर कोई पूछे एक्यूट और क्रोनिक का ड्यूरेशन क्या है, तो 3 तरह का होता है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। क्रोनिक में मेनली ग्रेटर देन 8 वीक होता है, एक्यूट लेस देन 2 वीक होता है और इन दोनों के बीच में सब एक्यूट होता है। ठीक है, ये तो हो गया कि रेस्पायरेटरी कॉज क्या है। कुछ क्या होता है, नॉन रेस्पायरेटरी कॉज होता है, जैसे कि गर्द, ठीक है, और पोस्ट नेसल ड्रीप। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो कफ है वो सिर्फ रेस्पायरेटरी ऑरिजिन से नहीं हो सकता है, ये कभी कभी कार्डिक भी हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी हो सकता है, साइकोजेनिक कफ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो नॉन रेस्पायरेटरी डिजीज़ है जैसे कि गैस्ट्रो इसोफेगल फ्लक्स या पोस्ट नसल ड्रिप, इसमें जो कफ आता है वो लगातार होता है और ये नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, मतलब कि ड्राई कफ होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके एडिशनल सिम्टम के बारे में। जैसे कि पेशेंट जिसको रेस्पायरेटरी डिजीज होया हुआ है उसमें बीजिंग आएगा। क्या, बीजिंग। अब बीजिंग आया इसका मतलब कि क्या है, तो इसको एयरवेज डिजीज है। पार्टिकुलरली जो बीजिंग होता है वो अस्थमा से रिलेटेड होता है। याद रखिएगा, बीजिंग किस में देखने को मिलेगा, अस्थमा में। हेमोप्टाइसिस, ब्लड आ जाना कफ के साथ, ये किसका सिम्टम है, बहुत सारे लंग डिजीज़ का सिम्टम है। जैसे कि कोई रेस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, परमोली इम्बोलिज, इसमें क्या देखा जाता है, कफ के साथ ब्लड देखा जाता है। ठीक है, इन एडिशन और क्या देख सकते हैं, तो चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट भी देख सकते हैं जो रेस्पायरेटरी इन ऑरिजिन हो सकता है। अब जो लंग पैरेन्काइमा है ना, उसमें एक चीज़ जान लीजिए कि जो पेन फाइबर होता है ना वो इनहर्वेटेड नहीं होगा। तो अगर चेस्ट में पेन हो रहा है और वो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर के कारण हो रहा है तो वो किसके कारण होगा, या तो वो पेराइटल प्लूरा के कारण होगा जिसको हम न्यूमोथेरेक्स एग्जाम्पल में कह सकते हैं, या पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ के कारण होगा, उसका एग्जाम्पल पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ठीक है, इस डिजीज़ में आप क्या देखिएगा, तो राइट साइड जो हाथ का है वहाँ पर अस्ट्रेन आ जाएगा। क्या, अस्ट्रेन। पेशेंट में कुछ सिम्टम और भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कोर परमोली का, इसमें आप क्या देखिएगा, तो स्टोमक में ब्लोटिंग दिखिएगा, वो गैस भर जाता है, फूल जाता है, पीदल इदीमा देखिएगा। तो चेस्ट पेन में हमें क्या देखना रहता है, लोकेशन, टाइप और ड्यूरेशन। ठीक है, अब जानते हैं एडिशनल हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, तो पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, कहीं उसको पहले से ट्यूबरकुलोसिस इलनेस तो नहीं है, फिर उसको कहीं क्रोनिक रेस्पायरेटरी इलनेस तो नहीं है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखेंगे, कहीं इसने पूरा, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है तो जितने दिन का डोजेज होना चाहिए इसने लिया है कि नहीं लिया है, तो ये सब हम मेनली पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सोशियो हिस्ट्री में क्या, सोशल हिस्ट्री में क्या देखेंगे, ये जो सोशल हिस्ट्री है ना, ये इसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है इवालुएशन करने के लिए रेस्पायरेटरी डिजीज़ के। जैसे कि कुछ पेशेंट को पूछा जाता है कि आप सिगरेट स्मोकिंग अभी करते हैं कि नहीं, या कभी पहले करते थे, छोड़ दिए, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग ये सब से भी बहुत डिजीज एसोसिएटेड होता है, जैसे कि COPD, ब्रोंकोजेनिक लंग कैंसर, पैरेन्काइमल लंग डिजीज जैसे कि स्क्वेमेटिव इंटेस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, और कौन कौन सा, तो पल्मोनरी लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिगरेट पीते नहीं हैं लेकिन उनके घर में कोई पीते हैं, उसके कारण वो क्या हो जाते हैं, सेकेंड हैंड स्मोकर हो जाते हैं। अब सेकेंड हैंड स्मोकर कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैं पीती नहीं हूँ लेकिन मेरे पापा मेरे सामने पी रहे हैं, तो वो जो सिगरेट का स्मेल है वो मैं ले रही हूँ, तो वो मेरे को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि पापा तो पी रहे हैं तो उनके लिए वो नॉर्मल हो गया, थोड़ा कम इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन मैं तो नहीं पी रही हूँ, मेरा तो जीन म्यूटेटेड नहीं है, तो मेरे को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इसी को कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकर। मेरे पापा क्या हो गए, स्मोकर हो गए, और मैं क्या हो गई, सेकेंड हैंड स्मोकर हो गई। ठीक है, ये इंक्रीज करता है चांसेस क्या का, रेस्पायरेटरी डिजीज़ का। इसलिए ये भी पूछा जाता है कि क्या आप ये
ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे आपके कोई पेरेंट्स या कोई ब्रदर सिस्टर या हाउसमेट जो स्मोकिंग कर रहा है, या आपके घर में कैसा खाना पक रहा है, ऊद से तो खाना नहीं पक रहा है, या आपके नेबर्स में कोई ऐसा तो खाना नहीं पक रहा है जिससे स्मोक हो रहा है और आप उसके संपर्क में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो पूछा जाएगा कि ये कितना सिगरेट पर ईयर पीते हैं, मतलब कि सिगरेट पैक ईयर पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, इतना तो हो गया, पहले स्मोकिंग का हो गया। अब ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेते हैं। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कि आप कहाँ पे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पे एस्बेस्टस, सिलिका देखने को मिलता है, इनहेलेशन एक्सपोजर कह सकते हैं उसको। और होम में जैसे कि ऊद, स्मोक, एक्सक्रीटमेंट जो पेट करता है उससे आप एक्सपोजर हो रहे हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ की ईटा भट्टी में काम कर रहे हैं तो वहाँ तो स्मोक निकलता है, तो वो स्मोक भी हानिकारक है। ऐसे माइल्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे एस्बेस्टस या सिलिका से आपको क्या होना पड़ रहा है, एक्सपोजर होना पड़ रहा है, तो भी वो भी आपको हानि करेगा। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री भी देखा जाता है। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस एरिया में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस भरा हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। तो ये पूछा जाता है कि आप कहीं ऐसा जगह से तो नहीं है जहाँ पे कोई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कुछ जैसे कि कोई जियोग्राफिक रीजन है जहाँ पर स्पेसिफिक ये फंगाई का एक्सपोजर होता है, तो ये भी पूछा जाता है कि आप ऐसे जगह से तो नहीं आए हैं। ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम पूछा जाएगा। एसोसिएटेड सिम्टम कहने का क्या मतलब है, आपको कफ हो रहा है तो उसके साथ और भी कुछ हो रहा है, जैसे कि फीवर, चिल्स, ये सब अगर होगा तो क्या होंगे, ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे ये भी पता चलता है कि ये परमोली ही है या दोनों, परमोली या सिस्टमेटिक दोनों है, पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं रिव्यू ऑफ सिस्टम में। रिव्यू ऑफ सिस्टम में क्या देखेंगे, तो ये कहीं रिमेटोलॉजिक या ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है जिसके कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन पूछेंगे, फोकस करेंगे, जॉइंट पेन तो नहीं है, जॉइंट में स्वेलिंग तो नहीं है, रैसेस तो नहीं है, ड्राई आई, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ये सब पे फोकस करेंगे। ठीक है, और भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम पे फोकस करें। उसके बाद देखेंगे कि कहीं कोई ऐसा कार्सिनोमा तो नहीं है जिसका प्राइमरी सोर्स, जैसे कि कार्सिनोमा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो कोई इसको ऐसा कार्सिनोमा तो नहीं है पेशेंट को जो जिसमें लंग जो है प्राइमरी सोर्स है मेटास्टेटिस का, तो ये सब मेनली देखेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ इरेडिएशन, मेडिकेशन, ये सब के बारे में देखेंगे जो मेनली चेस्ट डिजीज से रिलेटेड है। अब आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो सबसे पहले जो क्लिनिशियन है वो वाइटल साइन देखेंगे। ठीक है, वाइटल साइन जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, बीपी, पल्स ऑक्सीमेट्री, ये सब देखेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे कि कहीं ये एलिवेटेड या डिप्रेस तो नहीं है। अगर एलिवेटेड है तो उसको हम कहते हैं टैकिपनिया, अगर डिप्रेस है तो हाइपोपनिया। ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज होता है जिसमें हाइपोक्सीमिया के चांसेस हैं, जो दोनों पे चेक करेंगे, रेस्ट पे भी और एक्सरसाइज करते समय। अब देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसके स्टेप क्या है। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर परकसन, फिर पल्पेशन, फिर अस्कल्टेशन। तो IPPA याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला स्टेप जिसका क्या नाम है, इंस्पेक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं है। उसमें भी क्या देखेंगे, उसके एसेसरी मसल को देखेंगे। क्या कहेंगे पेशेंट को, क्या आप ब्रीद कीजिए, उसके बाद ब्रीदिंग के बाद हम क्या करेंगे, एसेसरी मसल को देखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो लोब डिवाइडेड होता है। तो इस तरह से हमारा क्या है, यहाँ पर लंग होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लंग है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है।
आपको पता है लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से ये लेफ्ट में 2 लोब हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अपर लोब है और ये लोअर लोब है, ठीक है। राइट में कितने होते हैं? 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड होया हुआ रहता है। अब और क्या देखेंगे पीछे में? तो पीछे में क्या है? तो सिर्फ 2 ही लोब, अपर लोब, लोअर लोब, अपर लोब, लोअर लोब, इस तरह से डिवाइड रहता है, ठीक है। तो देखेंगे कोई एक्सेसरी मसल में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जो सीवियर काइफोस्क्लेरोसिस है वो रिस्ट्रिक्टिव पैथोफिजियोलॉजी में आता है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि क्या वो पूरा सेंटेंस बोल पाता है कि नहीं, उसको हफनी तो नहीं आने लगती है या वो सांस तो नहीं लेने लगता है, क्योंकि जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि किसी को कफ हो रहा है तो वो 2 शब्द बोलेगा खांसेगा, फिर 2 शब्द बोलेगा कफेगा, तो यही देखेंगे कि वो कंप्लीट सेंटेंस बोल पा रहा है कि नहीं ये कन्वर्सेशन के टाइम में, क्योंकि ये साइन क्या होता है? सीवियर इम्पेयरमेंट का, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं परकशन में। परकशन में हम कैसे परकशन करेंगे? तो इसका चेस्ट का परकशन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि डायफ्राम कितना मेहनत कर रहा है और उसके लंग साइज को देखते हैं, ब्रीथिंग साउंड कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। उसके बाद हम परकशन करेंगे ये देखने के लिए कि प्लूरल रिफ्यूजन है या ये न्यूमोथोरैक्स है, क्योंकि प्लूरल रिफ्यूजन में परकशन दल आता है, ठीक है। और न्यूमोथोरैक्स में क्या होंगे? वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, हाइपर रेजोनेंट नोट आएगा। तो ऐसे याद रखिए, अगर सॉलिड रहेगा तो क्या होंगे? डल आवाज़ होंगे, कम आवाज़ होगा, और एयर रहेगा तो वो क्या होगा? ज़्यादा रेजोनेंस बनाएगा। चलिए अब आते हैं पल्पेशन में। पल्पेशन पहले पढ़ने के पहले एक चीज़ जान लीजिए, अगर ब्रीदिंग साउंड क्या है? ब्रीद साउंड घटेगा तो टैक्टाइल प्रीमिटस बढ़ेगा। मतलब कि जो ब्रीदिंग साउंड है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टैक्टाइल प्रीमिटस का। ये याद रखिएगा तो आपका पल्पेशन एकदम ईजी है। कह रहा है जब हम पल्पिटेशन करते हैं जिस एरिया में, और जहाँ पे अगर सोलिड है, ठीक है, कंसोलिडेशन मतलब जैसे सोलिड है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ब्रीदिंग साउंड कम होगा, ठीक है। तो टैक्टाइल प्रीमिटस क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। प्लूरल रिफ्यूजन, इसमें क्या होंगे? ब्रीदिंग साउंड बढ़े हुए रहेंगे, तो इसमें टैक्टाइल प्रीमिटस क्या होगा? घटा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा कि ये यूनिलेटरल डिसऑर्डर है या दोनों में हुआ है, ठीक है। तो डिटेक्ट करते हैं यूनिलेटरल डिसऑर्डर ऑफ वेंटिलेशन। उसके बाद सिमेट्री, बायलेटरल मतलब क्या होता है? दोनों में। और उसके बाद देखेंगे कि कितना डिग्री ऑफ चेस्ट एक्सपेंड करता है जब हम डीप इंस्पायरेशन लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं अस्कल्टेशन पे। अस्कल्टेशन में क्या है? तो इसमें हम देखेंगे कि बीजिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर बीजिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो स्मॉल एयरवेज में प्रॉब्लम है या ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें नैरोइंग आ गई है, ठीक है। और ये अब जब हम बीजिंग की बात करते हैं तो बीजिंग 2 तरह का होता है, पॉलीफोनिक, ठीक है, या मोनोफोनिक। पॉलीफोनिक हम देखते हैं अस्थमा पेशेंट में, जिसमें मल्टीपल डिफरेंट साइज का एयरवेज इन्वॉल्व होता है। मोनोफोनिक में क्या होता है? सिर्फ एक साइज का एयरवेज इन्वॉल्व होता है। तो मोनोफोनिक किस में देखने को मिलता है? तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पर 1 मल्टीपल की जगह 1 होगा, 1 साइज एयरवेज होता है, तभी तो एक जैसा ये निकलते हैं आवाज़, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि क्लिनिशियन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं रोंकी। रोंकी क्या है? तो ये मीडियम साइज एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है। याद रखिएगा, बीजिंग स्मॉल एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, रोंकी मीडियम साइज एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इसके एक्यूट सेटिंग में क्या होता है? या तो ये साइन हो सकता है वायरल या बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। तो अस्थमा था किसके लिए? तो बीजिंग उसमें होता था अस्कल्टेशन पे, और रोंकी किस में होता है?
तो मेनली वायरल या बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस में, ठीक है। क्रोनिक जो रोंकी है, क्या है, क्रोनिक जो रोंकी है वो किस में होता है, तो ब्रांकिएक्टासिस या सीओपीडी, ठीक है, किस में, ब्रांकिएक्टासिस या सीओपीडी। अब यहीं एक अस्ट्रीडोर है जो जिसमें मेनली जो एक्सपायरेटरी बीजिंग या रोंकी है उसके कॉन्ट्रास्ट होता है। कहने का क्या मतलब है, इसमें हाई पिच फोकल इंस्पायरेटरी बीजिंग देखने को मिलेगा और ये मेनली अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है, ठीक है। अब आते हैं क्रैकल्स, जिसको रेल्स भी कहते हैं। अब ये किसका साइन है, तो एल्वियोलर डिजीज का साइन है। याद रखिएगा किसका, एल्वियोलर डिजीज। पहला जो बीजिंग था वो स्मॉल एयरवेज, रोंकी मीडियम साइज एयरवेज, एस्ट्रिडोर हाई पिच होता है, अमेली इंस्पायरेटरी बीजिंग होता है इसमें, और इसमें अपर एयरवेज इन्वॉल्व होता है। क्रैकर्स एल्वियोलर डिजीज में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है वो फिल करता है एल्वियोली, जब एल्वियोली फिल होता है किससे, तो फ्लूइड से, जिसके कारण क्रैकर्स देखने को मिलता है, जैसे कि पल्मोनरी इदीमा, निमोनिया। क्रैकर्स जो पल्मोनरी इदीमा में होता है वो मेनली मोर प्रोमिनेंट होता है बेसेज में, मतलब जो क्रैकर्स है ना ये एल्वियोलर डिजीज के बेसेज में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। अब कुछ जो रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं ना उसमें इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस हो जाता है, जैसे कि एडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसके कारण क्रैकर्स देखने को मिलेंगे। और ये क्रैकर्स ऐसा होगा जैसे हम किसी चीज़ को क्रम्पल करते हैं ना उस तरह का होता है, ठीक है। क्रैकर्स दो तरह का होता है, ड्राई और वेट। ये कैसे डिस्टिंग्विश होता है, तो ये अपने ये इटियोलॉजी के कारण डिफ्रेंशिएट होता है। तो क्रैकर्स को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा तो हम ये कैसे कर सकते हैं, तो ये मेनली एसोसिएटेड होता है एल्वियोलर फ्लूइड पर और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस से, और उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, तो ईगोफोनी के द्वारा, ठीक है। अब पेशेंट को हम क्या कहेंगे स्कल्टेशन करते समय कि ई प्रोनाउंस करो, ई के जगह वो क्या सुनेगा स्कल्टेशन साउंड में, जो डॉक्टर हैं वो आह सुनेंगे, ठीक है। ये जो चेंज होता है नोट में ना वो होता है एबनॉर्मल साउंड ट्रांसमिशन के कारण, जो मेनली कंसोलिडेटेड पेरेन्काइमा के कारण होता है, ठीक है। और किस में होता है, तो ये प्रेजेंट होता है निमोनिया में, लेकिन इंटरस्टिशियल आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ऐसा नहीं होता है। अब जिस पेशेंट को एम्फाइसेमा होया हुआ है उसमें जो चेस्ट होगा ना वो शांत होगा, लेकिन जो ब्रीदिंग साउंड होंगे वो डिक्रीज करेंगे, डिफ्यूजली डिक्रीज करेंगे ब्रीदिंग साउंड में। यही न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, लेकिन जिस पेशेंट में न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन है उसमें मेनली जो ब्रीदिंग साउंड होगा वो एब्सेंट लगेगा, ठीक है। अदर सिम्टम्स में और क्या क्या हो सकता है, तो अदर सिम्टम्स में पीदल इदीमा देखने को मिलेगा। अगर ये सिम्टोमेटिक है, मतलब दोनों में हो रहा है, तो कोर पल्मोनरी होगा। अगर एसिम्टोमेटिक है तो ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से एसोसिएटेड है या पल्मोनरी इम्बोलिज्म से। दूसरा, जुगुलर वेनस में डिस्टेंशन दिखने को मिलेगा। ये क्यों होता है, तो ये वॉल्यूम ओवरलोड का साइन है जो राइट हार्ट फेल्योर में देखा जाता है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, जग को हम राइट हैंड से होल्ड करते हैं ना कि तो राइट हार्ट फेल्योर उससे होगा। तीसरा क्या देखने को मिलेगा अदर साइन में, पल्सस पैरोडोक्सस, ये ऑमनियस साइन है पेशेंट में जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में देखा जाता है। जॉइंट एंड स्किन एग्जाम, इसमें रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर मेनली क्या करता है, लंग डिजीज को मैनिफेस्टेट करता है। क्लविंग में क्या होंगे, तो क्लविंग मेनली फाउंड होता है लंग डिजीज में, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग कैंसर, ठीक है। साइनोसिस ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, तो हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवालुएशन में। डायग्नोस्टिक इवालुएशन में क्या पढ़ना है, तो इसमें हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हम ये हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं।
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम है या क्रोनिक। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो उसी समय मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो सकता है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और मल्टीलोबुलर निमोनिया। अगर क्रोनिक डिस्निया या कफ है तो इसमें ज़्यादा हम स्टेप वाइज फैशन में इसको ये डील करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो करते हैं वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो इनिशियल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो स्पायरोमेट्री के द्वारा। याद कीजिए, रखिएगा, किसके द्वारा? स्पायरोमेट्री के द्वारा। मेनली ये एफर्ट डिपेंडेंट टेस्ट है। अगर ये टेस्ट में हम क्या को एसेस करते हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताता है, जो मेनली अस्थमा, सीओपीडी या ब्रोंकिएक्टासिस में देखा जाता है। अब हम देखते हैं FEV1Y FVC। अब ये क्या है? फोर्स एक्सपायरेटरी। V से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इन दोनों को जब करेंगे एक्सेस और ये लेस देन 70% देखने को मिलेगा, इसका मतलब कि डायग्नोसिस में क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल क्या एग्जामिन करता है? तो फ्लो वॉल्यूम लूप को एग्जामिन करता है और इसमें लेस एफर्ट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्लेट्यू जो होता है ना रेस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी कर्व का, वो सजेस्ट करता है लार्ज एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन का। अब देखेंगे और उसमें प्लेट्यू मिलेगा। ठीक है, तो प्लेट्यू मिलेगा तो क्या हो जाएगा कि लार्ज एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, और भी ये एक्स्ट्रा थोरेसिक और इंट्राथोरेसिक लोकेशन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये जो स्पायरोमेट्री है ना उसको हम सिमेट्री के लिए यूज करते हैं, मतलब दोनों लंग के लिए होता है, एक लंग के लिए नहीं होता है। अगर ये FEV1 और FVC डिक्रीज किया है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि ये फर्दर टेस्टिंग का ज़रूरत है। तो अब हम मेजर करते हैं लंग वॉल्यूम, डिफ्यूजन कैपेसिटी कि कितना इसमें CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर टोटल लंग कैपेसिटी लेस देन 80% रहा तो इसका मतलब क्या है? ये रिस्ट्रिक्टिव पैथोफिजियोलॉजी का है। अगर FEV1Y FVC लेस देन कितना रहा? 70 रहा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन बताता है। और अगर टोटल लंग कैपेसिटी लेस देन 80% रहा तो रिस्ट्रिक्टिव पैथोफिजियोलॉजी बताएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है? पैरेन्काइमल डिजीज होता है या न्यूरोमस्कुलर वीकनेस होगा या चेस्ट वॉल या प्लूरल डिजीज होगा, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। इस रिस्ट्रिक्शन के कारण गैस एक्सचेंज क्या हो जाएंगे? इम्पेयर हो जाएंगे, जिसके कारण जो DLCO है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब DLCO क्या है? तो डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कम हो जाएगा, जो सजेस्ट करता है पैरेन्काइमल लंग डिजीज को। ठीक है, अब देखिए मेनली जो पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज है ना उसमें नॉर्मल लंग वॉल्यूम और लो DLCO होता है। याद रखिएगा, ये पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज में नॉर्मल स्पायरोमेट्री, नॉर्मल लंग वॉल्यूम और लो DLCO होता है। ठीक है, किसमें? तो पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज में। ठीक है, अब तीनों डिजीज के बारे में डील कर लिया। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज में क्या होता है। अब देखते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्टिंग। ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। जैसे कि ऑक्सीजन कम रहा तो जो मेनली पल्स ऑक्सीमेट्री से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर्टेरियल ब्लड गैस है ये अलाउ करता है मेजरमेंट ऑफ आर्टेरियल PCO2 को, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को। हाइपरकार्बिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहा तो डिसऑर्डर होगा वेंटिलेशन में। ठीक है, जो देखा जाता है सीवियर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन COPD या प्रोग्रेसिव रेस्ट्रिक्टिव फिजियोलॉजी में। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्टिंग हेल्पफुल होता है रेस्पिरेटरी डिजीज में। जैसे कि ऑक्सीजन कम हो गया तो ये पता चल जाता है पल्स ऑक्सीमेट्री में, लेकिन फर्दर इसको इवाल्युएशन करना रहता है। किस लिए? तो आर्टेरियल प्रेशर ऑफ O2 को मेजर करने के लिए तो हम कैलकुलेट करते हैं, अल्वियोलर गैस को माइनस कर देते हैं आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन टेंशन से।
अगर ये बढ़ा हुआ रहा इसका मतलब कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच या संत फिजियोलॉजी है। आर्terial ब्लड गैस टेस्टिंग में हम आर्terial PCO2 को भी देखते हैं। अगर CO2 बढ़ा हुआ रहा इसका मतलब कि वेंटिलेशन डिसऑर्डर है, जैसे कि सीवियर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, COPD, प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्टिव फिजियोलॉजी। अब आते हैं चेस्ट इमेजिंग में। चेस्ट इमेजिंग यूजफुल होता है पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं चेस्ट का, ठीक है। प्लेन चेस्ट रेडियोग्राफ या CT स्कैन किया जाता है। अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल होता है डायग्नोसिस करने में न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल डिफ्यूजन या कंसोलिडेशन जो लंग पैरेन्काइमा में होया हुआ है। और जो चेस्ट रेडियोग्राफ है वो हेल्पफुल होता है किस में, तो बहुत सारे फाइंडिंग में, जैसे कि पैरेन्काइमा में ओपासिटी तो नहीं आ गया है, कॉस्टोफ्रेनिंग एंगल में ब्लंटिंग तो नहीं आ गया है, कोई मास या लेसन तो नहीं है, वॉल्यूम लॉस तो नहीं हो रहा है। CT स्कैन किस लिए यूजफुल होता है, तो ये देखने के लिए कि पैरेन्काइमल प्रोसेस में डीलिनेट तो नहीं हो रहा है, प्लूरल डिजीज तो नहीं है, कोई मासेज, नोड्यूल्स या लार्ज वेज ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। चेस्ट इमेजिंग हो गया। अब फर्दर और भी कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो ब्रोंकोस्कोपी, जैसे कि लार्ज एयरवेज लेसन है तो उसको हम ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा देखते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर और भी यूज होता है एल्वियोलर स्पेस को देखने के लिए जिनमें ब्रोंको एल्वियोलर लेवर्ज है, ठीक है। उसके बाद लंग बायोप्सी में भी ये यूजफुल होता है। अगला ब्लड टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि कोई हाइपर कोगुलेशन स्टेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये परमोली वेस्कुलर डिजीज में देखा जाता है, ठीक है। और सेरोलॉजिक टेस्टिंग करते हैं इन्फेक्शस या रिमोलॉजिक डिजीज के लिए। उसके बाद असेसमेंट करते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर का और ल्यूकोसाइट काउंट जैसे कि इस्नोफिल का। जेनेटिक टेस्टिंग भी किया जाता है हेरिटेबल डिजीज के लिए, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। स्पूतम को हम इवालुएट करते हैं, कहीं उसमें मैलिग्नेंट सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, उससे पता करते हैं। इकोकार्डियोग्राम भी यूज होता है राइट या लेफ्ट साइडेड हार्ट फंक्शन को देखने। इसके साथ साथ ये लेसन समाप्त होता है। हमने पढ़ लिया कैसे हिस्ट्री प्रोसीड करेंगे, कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे परमोली फंक्शन टेस्टिंग करेंगे और कैसे चेस्ट इमेजिंग करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।